हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार कुछ एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। ये मेरा वीडियो काफ़ी समय बाद आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको मिलेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। आओ टॉपिक पे बात करते हैं। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य के उस पीरियड के बारे में बात करते हैं जो आर्थिक क्रियाओं से या खेती किसानी से जुड़ा हुआ था। उस दौरान उस समय में इस डिपार्टमेंट पे किस प्रकार के कर लगाए जाते थे या शासन के द्वारा किस तरह के कर लिए जाते थे। आइए एक बार देखते हैं और जानते हैं। मौर्य काल में कर राजस्व प्रणाली व्यवस्था। किसी भी सरकार को चलाने के लिए या किसी भी संगठन की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और धन की आवश्यकता होने के कारण हम विभिन्न प्रकार के कर सरकार के द्वारा जनता पर लगाए जाते हैं, किसानों पर या व्यापारी पर। ये दो ही तो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी तो अपर डिपार्टमेंट जो था वो टैक्स वगैरह नहीं देता था। टैक्स डिपार्टमेंट का जो सबसे प्रमुख अधिकारी, मुख्य अधिकारी होता था, उसको समाहर्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? समाहर्ता। ठीक है भाई। स्वामित्व के आधार पर जमीन का बंटवारा। सरकार ने स्वामित्व के आधार पर जमीन को 3 विभागों में बांटा था या 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ था। एक सरकारी जमीन थी, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक जमीन। ठीक है भाई। जो स्वामित्व के आधार पर जमीन बांटेगी तो पहला जो है राजकीय भूमि। राजकीय भूमि मतलब सरकारी, जो सरकार के अंडर में थी, सम्राट के अंडर में जमीन थी। तो उस जमीन पे जो टैक्स लगता था, या तो टैक्स लगता ही नहीं था, अगर तो थोड़ा बहुत टैक्स लगता भी था वो सरकार के खाते में ही जाता था डायरेक्ट, या उस पर जो फसल उगाई जाती थी वो सब सरकार के अंदर ही रहती थी, सरकार के डिपार्टमेंट में वो जमा हो जाती थी। लेकिन उस जमीन को, जो गवर्नमेंट की जमीन थी, सरकार की जमीन थी, मौर्य साम्राज्य की जमीन थी, उस जमीन को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। ठीक है भाई। एक और मैं लाइन बता देता हूँ आपको। ये मौर्य साम्राज्य की बात है जिसमें सरकारी जमीन को क्या कहा जाता था? सीता। ऐसे ही वैदिक काल में जब खेत में किसान हल चलाता था और हल के द्वारा जो जमीन में लाइन बन जाती थी, लकीरें, उसको भी सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है और स्वयं मैंने ये फेस किया है। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पर्सनल लैंड, व्यक्तिगत जमीन। ठीक है भाई। राजकीय जमीन के अलावा व्यक्तिगत जमीन होती थी, जैसे किसान, आज के किसान है उनकी अपनी खुद की जमीन होती है, लेकिन उस पर भी टैक्स लगता है। आज उसको लगान बोलते हैं या तमान कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उस समय जो कर लगता था उसको भाग कहा जाता था। ठीक है। व्यक्तिगत जमीन पर लगने वाला कर भाग होता था। और अगला पॉइंट है राज्य के द्वारा सिंचित भूमि पर कर, यानी कि राज्य के वे संसाधन जिनके द्वारा किसान अपने खेतों में सिंचाई करता था, ठीक है, अपनी फलों को सिंचित करता था, उस पर भी एक टैक्स लगता था। उसे उदय भाग कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड उदय भाग। और वो उपज का कितना था? 1/10, 1/10 भाग था, वो सभी से दिया जाता था। ठीक है भाई। साग सब्जी, जो किसान अपने खेतों में साग सब्जी उगाते थे स्पेशली व्यापार के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, जो व्यापार के लिए साग सब्जी उगाई जाती थी उस पर भी एक विशेष टैक्स लगता था, उसको भोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोग। एक जमीन होती थी सामुदायिक। ठीक है। जैसे आजकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन होती है, तो ऐसे एक जमीन होती थी सामुदायिक भूमि। उसका यूज करने पर भी टैक्स लगता था। उसे क्या कहा जाता था? विविध कहा जाता था। अब ये कैसे इस्तेमाल करते होंगे? जैसे चारागाह हो गई, या बाग हो गई, या नहर की पटरी हो गई, नहर के किनारे उसके आसपास की जमीन हो गई, उसका जो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, पशु चराते थे या उसमें थोड़ी बहुत फसलें उगाते थे, तो उस पर टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स को क्या कहा जाता था? विविध कहा जाता था।
ठीक है भाई। अब बात आती है ग्राम में, ग्राम समाज पे। गांव से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, पूरे गांव से एक व्यक्ति को लगा दिया जाता था टैक्स कलेक्ट करने में, तो वो सरकार का ही कर्मचारी या अधिकारी होता था। तो इसको समझते हैं ग्राम से कर कलेक्ट करने वाला अधिकारी ग्राम भृत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भृत्य। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला था। किसी भी सरकार में आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वे विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। सामान लेना, बेचना, खरीदना, इस क्रिया के दौरान मापना पड़ता है, तोलना पड़ता है या नापना पड़ता है। ये 3 क्रियाएं मुख्य तौर से होती हैं। जो तोलकर वस्तुएं बेची जाती थी, जो तोलकर वस्तुएं बेची जाती थी, उन पर सरकार के द्वारा एक टैक्स निर्धारित किया गया था, वो था 5%। ठीक है भाई। एक था नाप कर, भाई 1 मीटर में नापना, 1 गज में नापना, 1 फरलांग में नापना, या अलग अलग मापने की इकाइयां हो सकती थी उस समय। हम इकाइयों का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम उस पर लगने वाले टैक्स की बात कर रहे हैं। जो नाप कर वस्तुएं बेची जाती थी, उस पर जो टैक्स लगता था वो 6.25% था मौर्य काल में। ठीक है भाई। और गिनकर, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनको गिनकर बेचा जाता था, जैसे 5 बकरी बेचना है, गिन के बेचेंगे, 5 गाय बेचना है, या कुछ अनाज की या कुछ और वस्तु हो सकती है, फल फ्रूट हो सकते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको गिनकर ही बेचा जाता रहा होगा उस समय। तो गिनकर बेचने वाली वस्तुओं पर जो टैक्स लगता था वो 9.08% था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्योर ऐसे डिपार्टमेंट थे सरकार के जिन पर केवल और केवल सरकार का ही अधिकार था, उस पर किसी व्यक्तिगत, सामूहिक या अन्य अधिकार का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो कुछ ऐसी डिपार्टमेंट थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनसे सरकार को अलग अलग समय पे उनका इस्तेमाल करना पड़ता था आवश्यकता पड़ने पर। तो एक ये खनन है, वन है और नमक विभाग। खनन में आपका उस समय लोहा आ सकता है, कोयला भी आ सकता है, पत्थर आ सकता है, कीमती वस्तुएं आ सकती हैं, सोना आ सकता है, चांदी, तांबा, बहुत सारे प्रकार की धातुएं या वस्तुएं रही होंगी, कीमती पत्थर आदि। तो ये विभाग भी सरकार के अंदर में ही था। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मौर्य साम्राज्य कहाँ पर था? मगध में था। और मगध एक ऐसा क्षेत्र था जो चारों ओर नदियों से या पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है। तो वहां पे वन भी बहुत थे और उन वनों से हाथियों को पकड़ा जाता था, जो मौर्य साम्राज्य की एक शक्तिशाली सेना में काम आते थे। इसी कारण मौर्य साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली रहा, क्योंकि हाथी उनके पास थे और बाकी सब सेनाओं के पास हाथी नाम मात्र के ही थे या नहीं थे। तो ये डिपार्टमेंट भी उनके अंदर में था। नमक विभाग भी सरकार के अधीन ही था। राज्य के लिए बिना भुगतान के किया गया मजदूरी, यानी कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़ती थी तो कुछ लोगों को बुला के अपने यहाँ कार्य करवाते थे और उनको भुगतान नहीं दिया जाता था, और राज्य सेवा कहलाती थी। ऐसी व्यवस्था को विष्टि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विष्टि। ठीक है भाई। अच्छा जी, कोई भी देश हो, समाज हो, घर हो, परिवार हो, आकस्मिक घटनाएं होती हैं, आपातकाल की कंडीशन आती है, इमरजेंसी हालात बनते हैं, तो उस समय वहां की सरकार एक विशेष टैक्स लेती थी जो इमरजेंसी टैक्स कहलाता था। उसे प्रणय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रणय। प्रणय का कुछ और मीनिंग भी होता है। कुछ गांवों से सामूहिक रूप से कर इकट्ठा किया जाता था, समझ लो ना। कुछ गांव, जैसे 4-5 गांव से सामूहिक रूप से ही बोल दिया भाई यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो उनसे जब सामूहिक रूप में, कलेक्टिव रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो उसको पिंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिंड कहा जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसानों से 2 प्रकार से टैक्स कलेक्ट करते थे। एक तो जो उनका उत्पादन हुआ, अनाज हुआ या तिलहन हुआ, दलहन हुआ, जो कुछ भी उनके यहाँ प्रोडक्शन हुआ, उसका कुछ हिस्सा ले लेते थे। ठीक है। एक तो वो टैक्स हो गया। एक दूसरा टैक्स था नगद के रूप में, क्योंकि सरकार सारी वस्तुओं को लेकर तो नहीं काम चला सकती थी ना, सरकार को नकदी की आवश्यकता भी पड़ती थी अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए। तो सरकार नगद रूप में भी टैक्स कलेक्ट करती थी, तो उसको हृदय कहा जाता था। ठीक है भाई। अच्छा जी, व्यापारी व्यापार करते थे, वो अपने मनमाने बाट या पैमाने तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था बना रखी थी। हमने पहले बताया मौर्य काल में कर प्रणाली
व्यवस्था। तो सरकार ने जो सिस्टम तैयार किया होता है, जो बाट है या मापने का पैमाना है, उन स्टैंडर्ड पैमानों का इस्तेमाल करने पर, ठीक है, व्यापारियों के द्वारा माप तोल की मानक स्टैंडर्ड इकाइयों का प्रयोग करने पर लगने वाला कर पोतव कहलाता था। क्या कहलाता था? पोतव। अर्थात सरकार के द्वारा क्वालिफाई किए गए या बताए गए मानक ही इस्तेमाल करने पड़ते थे। उन्हीं के आधार पर जो टैक्स दिया जाता था वो पोतव कहलाता था। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जानकारी है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए, एसएससी के लिए भी आते हैं, ठीक है, और कॉमन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आएगी भी, आपके बहुत काम की है। वेरी वेरी थैंक्स। गुड मॉर्निंग।